एपिसोड 3। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह से सोनी के जवाब देने से और उसकी हिम्मत देखकर शान के ईगो को काफी चोट पहुंचता है और इसीलिए वो उसे बीच रास्ते में ही उसका हाथ पकड़ मरोड़ने लगता है। लेकिन उस वक्त अरुणा जी के साथ में होने की वजह से सोनी शान के चंगुल से बच जाती है। लेकिन इस बात से शान काफी बौखला गया था कि उसकी किसी ने इंसल्ट की और वो उसे कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए वो अपने घर से गुस्से में अड्डे पर आ पहुंचा और आते ही अमित से शराब मंगवाया। शान को इतना गुस्से में देख अमित समझ गया कि जरूर कोई बात है जिसकी वजह से शान इतना गुस्सा में है, पर उसके पूछने पर शान ने बात बदल दी। लेकिन वो खुश तब हो गया जब उसे पता चला कि जिस लड़की ने उन लोगों को मारा था वो वही थी। बस अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब कहानी आगे। अमित शान को यूं मुस्कुराते देख पूछा, क्या बात है शान भैया, आप इतना खुश क्यों हो गए इस तस्वीर को देखकर। इस पर शान बात को घुमाकर बोला, अरे तुम बस आम खाने से मतलब रखो, इसने तुम्हें मारा था ना, तो समझ लो अब इसका काम मैं तमाम करने वाला हूँ। इसी बात पे सब मेरे तरफ से खुलकर शराब पियो। चूंकि उस रात शान ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, इसीलिए घर नहीं जा सका और वहीं ठेके पर ही सो गया। पर इधर अरुणा जी शान के घर ना आने से काफी परेशान थी और बार बार इधर से इधर घूम घूम अपने मन को शांत कर रही थी। उसे ऐसे परेशान देख प्रशांत जी थोड़ा गंभीर स्वर में बोले, अरे भाग्यवान तुम भी ना, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा बेटा हर रोज घर नहीं आया करता है। जब मन होता है तभी आता है। वो कोई दूध पिता अच्छा थोड़ी ना है जो तुम उसके लिए परेशान हुए जा रही हो सकता है कि आज वो अपने अड्डे पर ही रहे। आपको कभी किसी बात से फर्क पड़ा है जो आज मेरी परेशानी से पड़ेगी। आप बस इन दुनिया को डरा धमाका कर जीते रहिए और मेरे बेटे को भी तो इस रास्ते पर चलना सिखा ही दिया है। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। बस उसके लिए हमेशा डरती रहती हूँ कहीं उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन आपको क्या। अरुणा जी की बात सुनते ही प्रशांत जी रोब से बोल पड़े, इतनी किसमें हिम्मत है जो वो मेरे बेटे शान को कुछ कर सके। ऐसा माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ है समझी। तो आप जाकर सो जाइए, वो आ जाएगा जब उसे मन करेगा। बेचारी अरुणा जी की कौन सुनता ही था। एक बेटी थी जो अपने शादी के बाद पति से झगड़ा कर अपने मायके में आकर बैठी थी, सिर्फ अपने बाबा और भाई के झूठे पौवा की वजह से। वो भी अपने घर को नहीं संभाल पाई, जिस वजह से उसके पति ने भी उसे मनाना छोड़ दिया। और शान जो प्यार तो करता था अरुणा जी से, लेकिन गुस्से के वक्त वो किसी की भी नहीं सुनता था। इसी वजह से अरुणा जी को डर लगता था कहीं वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। लगभग आधी रात बीत चुकी थी। सोनी और नैना भी अपने घर में सो रही थी, तभी उसके घर में किसी ने चुपके से घुसने की कोशिश करी। जब वो अंदर घुसने के लिए दरवाजा का ताला तोड़ रहा था तो गलती से उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर गया, जिस वजह से आवाज हो गई और सोनी की नींद झट से खुल गई। वो आवाज सुनते ही वो झट से बेड पर से उठ नीचे खड़ी होते हुए बोली, अभी इतनी रात गए ये आवाज कैसी थी। कहीं कोई चोर तो हमारे घर नहीं आ गया। मुझे जाकर देखना चाहिए बाहर। ये बोल सोनी कमरे का दरवाजा खोल बाहर हॉल में आई तो चारों तरफ सब कुछ नॉर्मल देख खुद में बोली, यहाँ तो सब ठीक है, पर फिर मुझे वो आवाज किस चीज की सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर लगा जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो, पर यहाँ तो दरवाजा लगा हुआ ही है। मैं एक बार किचन में भी देख लेती हूँ, शायद कोई बिल्ली होगी। ये बोल वो किचन की तरफ चल पड़ी, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे धीरे से एक लंबा चौड़ा इंसान एक कंबल में खुद को पूरे ढके धीरे धीरे अपने कदम सोनी की तरफ बढ़ाए जा रहा था। वो आगे आगे जा रही थी और वो आदमी उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। तभी अचानक सोनी पीछे मुड़ जाती है। उसके पीछे मुड़ते ही वो आदमी ना जाने कहाँ गायब हो गया, जिस वजह से सोनी थोड़ा घबरा गई और खुद में बोली, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मुझे वो आवाज भी सुनाई दे रही थी। मुझे क्यों लग रहा है कुछ तो गलत है। मुझे जाकर नैना को उठाना चाहिए। हाँ मैं जाकर उसे उठाती हूँ। ये बोल सोनी जल्दी से अपने कदम किचन की तरफ से मोड़ कमरे की तरफ बढ़ाने लगी ताकि वो नैना को जगा सके। लेकिन तभी अचानक सोनी के सर पर किसी ने अचानक गमले के वाश से दे मारा, जिस वजह से वो एकाएक अपने सर को पकड़ नीचे जमीन पर बेहोश हो गिर पड़ी। उसे बेहोश होते देख वो कंबल वाला इंसान उसे अपने गोद में उठा लिया और जिस रास्ते से वो घर में घुसा था उसी रास्ते से बिना आवाज किए निकल गया। बेचारी सोनी बेहोश उसे वो लेकर चला गया। अगली सुबह करीब 6 बज रहे थे। नैना डली की तरह उठ सोनी को बिना देखे गुड मॉर्निंग बोली। चूंकि सोनी उससे पहले ही डली उठ जाया करती थी, इसी वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। लेकिन जब वो उसके गुड मॉर्निंग का कोई रिप्लाई नहीं देती है तो नैना तो सोचते हुए खड़ में बोलती है, अरे बड़ी अजीब बात है, आज सोनी मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं की। डेली तो वो मेरे कहने पर झट बोल दिया करती थी और कॉफी भी बना कर ले आती थी, लेकिन आज कहीं उसकी तबीयत, मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। ये सोच नैना परेशान होते हुए जल्दी से कमरे से बाहर आ गई।
उसने अपनी नजरें को हॉल में चारों तरफ दौड़ाई पर उसे सोनी कहीं भी नहीं दिखी। फिर वो दौड़कर किचन में चली गई जहां पर सोनी नहीं थी। अब नैना को डर लगने लगा और वो डरते हुए सोनी को आवाज दे बोलने लगी, प्लीज सोनी, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रही है तो अब बस करो और बाहर आ जा, देख मुझे डर लग रहा है। लेकिन नैना के ये सब कहने पर भी जब सोनी कोई जवाब नहीं देती है तो नैना को समझते 1 मिनट भी नहीं लगता है कि आखिर सोनी होगी कहाँ। और वो बिना 1 मिनट की देरी किए जल्दी से बाथरूम जाकर अपने कपड़े बदल लेती है और अपना पर्स उठा दौड़ते हुए घर से बाहर निकल पड़ती है। वो जल्दी से एक ऑटो को रोकी और जा पहुंची शान के अड्डे पर। उसे पूरा विश्वास था कि हो ना हो सोनी के घर से गायब होने में जरूर उसी का हाथ है, इसीलिए वो सीधे वहीं पहुंच गई। पर जब वो वहां पर पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देख वो हैरानी से खुद में बोली, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये ही तो उन लोगों का अड्डा है जहाँ पर वो हमेशा रहते हैं, पर आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं सोनी को कैसे ढूंढूं? ये बोल नैना मायूसी के साथ वहां से लौट ही रही होती है कि तभी उसके पैर के नीचे सोनी का ब्रेसलेट आ जाता है, जिसे देखते ही वो उसे पहचान जाती है और उस ब्रेसलेट को अपने हाथ से उठाते हुए कहती है, ये ब्रेसलेट, ये तो सोनी की है जिसे वो हमेशा अपने हाथ में पहना करती थी। इसका मतलब कि शान ने ही मेरी दोस्त को उठवाया है। अब मैं उसे कैसे बचाऊं? उसका तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। अब मैं किससे मदद लूं? सबसे पहले मुझे ही सोनी को ढूंढना होगा। बस एक बार वो मुझे मिल जाए मैं उसे किसी भी तरह भगा लूंगी। उसने बहुत बार में जान बचाई है उन लोगों से, अब आज जब वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी है तो मुझे भी उसकी हेल्प करनी होगी। ये बोल नैना जल्दी से जिस ऑटो में आई थी वापस उसी में बैठ आगे की तरफ चल पड़ी। इधर अब धीरे धीरे कर सोनी को होश आने लगी थी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली खुद को एक बंद कमरे में देख परेशान हो गई और अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ खुद में बोली, ये मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? और ये मैं कहाँ आ गई हूँ? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कोई है? प्लीज निकालो मुझे यहाँ से, मैं यहाँ पर लॉक हो गई हूँ। अभी वो किसी को खुद की हेल्प के लिए आवाज दे ही रही थी कि तभी खुद के कपड़े देख वो एकदम से घबरा जाती है और बोलने लगती है, ये मेरे कपड़े किसने चेंज किए हैं? मैंने तो नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, तो फिर मुझे ये लहंगा किसने पहनाई? और ये सारा दुल्हन की तरह मुझे क्यों सजा दिया है? मेरे साथ ही क्या हो रहा है? प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। लगता है ये कोई सुनसान जगह है, इसीलिए मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। किसी की आवाज बाहर से भी नहीं आ रही थी। ये सब देख सोनी जरा सी मायूस हो गई, लेकिन फिर वो खुद में बोली, नहीं, मैं इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती हूँ। ये हो ना हो उस शान का ही काम होगा, वही इतना घटिया हरकत कर सकता है। मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर से निकलना होगा वरना मैं फंस जाऊंगी। इस वक्त लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ दरवाजा खोलने का। ये बोल सोनी उस दरवाजा को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी बाहर किसी का आहट सुन एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि उसे होश आ गया है। और फिर क्या वो जल्द ही दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई और दरवाजा का एक पल्ला खोल धीरे से बाहर की तरफ झांक पहले चारों तरफ देख ली कहीं कोई है तो नहीं। जब उसे तसल्ली हो गई कि आसपास कोई नहीं है तो वो धीरे धीरे कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगी और अपनी डरी हुई निगाहों से इधर से उधर देखे भी जा रही थी। सोनी उस कमरे से निकलते ही मंदिर में पहुंच गई और जैसे ही उसने उस जगह को पहचाना एकदम हैरानी से बोल पड़ी, ये क्या? ये कमरा मंदिर के अंदर है। इसका मतलब मुझे मंदिर में लाए थे ये लोग। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाती हूँ फिर पुलिस में कंप्लेन करूंगी और इस शान को अच्छे से सबक सिखाऊंगी कि वो मेरे साथ ऐसा फिर कभी नहीं करेगा। वो मुझे भी नैना की तरह ही कमजोर और डरने वाली समझ रहा है, पर वो नहीं जानता है कि मैंने शुरू से ही हिम्मत करना सीख लिया था, वरना इस दुनिया में कहाँ जी पाती। ये बोल सोनी दौड़ते हुए सीढ़ियों के पास जा पहुंची और जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगी तभी अचानक से उसके दुपट्टे खींचने लगे। सोनी को लगा शायद किसी कांटे या किसी चीज में फंस गए होंगे, इसीलिए वो जल्दी से ये बोलती हुई कि जल्दी से छुड़ा लेती हूँ बोल पीछे मुड़ गई। तभी सामने किसी से जोर से टकरा गई। जैसे ही वो उस इंसान से टकराए एकदम घबरा गई और अपनी आंखें को फाड़ फाड़ उसे देखने लगी। आप, वाओ, तो तुझमें इतनी हिम्मत अभी भी बची हुई है जो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। नोट बैड, काफी हद तक तो भागने में कामयाब भी हो गई थी, पर वो क्या है ना कि तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मेरे सामने उसने भी हार मान ली। अब क्या करे, ये शान चीज ही ऐसी है जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती है टिकने की। जिसने हिम्मत की वो तुम्हारे जैसे ही बर्बाद हो गया। बिना डरे बोल पड़ी, देखिए आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ से जाने दीजिए वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। सोनी की बात सुन शान के साथ साथ अमित और बाकी भी जोर जोर हंसने लगे।
लेकिन तभी सोनी शान को अपने हाथों से हल्के सा धक्का देते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। इससे पहले कि वो भागने में सफल हो पाती, शान उसे पकड़ लिया और उसके हाथ को फिर से मरोड़ते हुए बोला, ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अब तुझे मैं अपना गुलाम बनाऊंगा और तुझे मेरी गुलामी करनी होगी, और तो तेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तूने मेरी इंसल्ट करी थी ना, अब से तुम मेरी गुलामी करेगी। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लीजिए, पर मैं आपके सामने कभी भी नहीं झुकूंगी, समझे आप? आपको क्या लगता है कि आप मुझे ऐसे डराएंगे और मैं डर जाऊंगी? सुनो, इसे लगता है कि मैं इसे डराने की ट्राई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये बोल शान उसे खींचकर सामने रखे अग्निकुंड के पास ले आया और अमित से इशारे करते हुए बोला, जा जल्दी से उस पंडित को ले आ। अमित भी जाकर एक कमरे से पंडित को खींचते हुए बंदूक की नोक पर ले आया। सोनी पंडित को देख एकदम हैरान हो गई और शान की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? उनको क्यों किडनैप किया है? प्लीज उनके सर पर से बंदूक हटाइए। अरे वाह, इस हालात में भी तुम्हें अपनी छोड़ उस पंडित के जान की पड़ी है, तब तो बहुत अच्छा है। अब इस पंडित को अगर तुम जिंदा देखना चाहती हो, चुपचाप मेरे साथ ये फेरे लो और मेरी गुलाम बन जाओ। सोनी चाहती तो नहीं थी, पर क्या करती, पंडित की जान खतरे में देख शान की बात मान उसके साथ अग्निकुंड के चारों ओर फेरे लेने लगी। और शान फिर उसके गले में एक मंगलसूत्र डालते हुए बोला, ये आज से तुम्हारे लिए फांसी का फंदा है। अब जिंदगी भर मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। ये फो से शादी कर वो खुशी से अपने दोस्तों के साथ हंसने लगा। बेचारी सोनी अपने साथ हुए इस अन्याय को सोच जमीन पर गिर बैठ गई। सोनी को वहां अकेला छोड़ शान अपने दोस्तों और चमचों के साथ बाहर चला गया। इधर नैना सोनी को ढूंढते ढूंढते मंदिर के बाहर पहुंच गई। वो जैसे ही ऑटो से बाहर निकली, वहां पे शान और उसके चमचों को देख वो छुप गई। फिर उनके जाने के बाद वो मंदिर के अंदर गई, जहां उसे सोनी बेसहाय सी जमीन पर बैठी रोते हुए दिखी। वो भाग के सोनी के पास गई और उसे गले लगा रोने लगी। कहाँ चली गई थी यार, कितना ढूंढा तुझे। ऐसे में नैना का ध्यान सोनी के शादी के जोड़े और उसके माथे पे लगे सिंदूर पर गया। वो सब देख नैना बिल्कुल शौक सी हो गई। फिर कुछ देर में सोनी से पूछा, ये शादी का जोड़ा, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र क्या है? सोनी, तूने शादी कर ली है क्या? नैना की ये बातें सुन सोनी को होश आता है और वो एकाएक नैना को पकड़ रोने लगती है और बोलती है, क्या हो गया यार ये मेरे साथ? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है हमेशा? और फुट फुट कर रोने लगती है। क्या हुआ है? साफ साफ बताना यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैना इतना बोल ही रही थी कि उधर से शान और उसके चमचे आ गए और नैना को वहां देख अमित बोला, लो शान भैया, इनकी ये दोस्त भी आ गई, अब भाभी की विदाई हो जाएगी। अमित को सोनी का भाभी बोलना शान को बहुत गुस्सा दिलाता है। शान अमित की ओर बिल्कुल गुस्से में देखने लगता है। अमित समझ जाता है कि उसने सोनी को भाभी बोला, इसीलिए शान भैया गुस्सा है। फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, चलिए अब विदाई का समय हो गया, अब घर चलते हैं। क्या भाभी, आपने मेरी दोस्त से शादी कर ली, पर क्यों? नैना के सवाल सुन अमित झट से बोल पड़ा, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्त की शादी हमारे भैया जी से हुई है और तुम सवाल कर रही हो। भैया जी? कौन भैया जी? इनको सिर्फ डर की वजह से सब भैया जी बोलते हैं, नहीं तो कोई भी गुण इनके भैया की तरह नहीं है। और सोनी बिल्कुल सही बोलती थी, आप लोग इंसान बिल्कुल भी नहीं है। किसी के दर्द से आपको फर्क नहीं पड़ता है। ये बेचारी बचपन से ही दुखों में पली बड़ी है और अब आप लोग इनके साथ ऐसा कर दिए। ये इसी का किया हुआ है। ना ये मेरी माँ की इंसल्ट करती और ना इसके साथ ऐसा कुछ होता। बस अब बहुत हुआ, आज से ये मेरी गुलाम है, जब तक मेरी गुलामी करेगी तब तक ये सुरक्षित रहेगी। शान इतना बोल सोनी को जबरदस्ती अपने गाड़ी में बिठाने के लिए लेकर जाने लगता है, जिस पर नैना उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और बोलती है, प्लीज शान भैया छोड़ दीजिए मेरी दोस्त को, उसे नहीं पता था कि आप कौन हो। वो नई आई थी दिल्ली में। ये सब उसे पहले सोचना चाहिए था ना। मेरी माँ की इंसल्ट की है इसने, वो भी मेरे ही आगे। फिर अपने चमचों को बोलता है, इसे अब यहाँ से हटाओ और सोनी को गाड़ी में बिठाओ। अमित नैना का हाथ पकड़ लेता है और सोनी को शान गाड़ी में ले जाने लगता है। नैना बस चिल्लाती रहती है, प्लीज मेरी दोस्त को छोड़ दीजिए, उससे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। माफ कर दीजिए उसे, प्लीज छोड़ दीजिए मेरी दोस्त को। पर नैना की तरफ उसका दुख देखने वाला और उसकी मदद करने वाला वहां पे कोई भी नहीं था। नैना बस अपनी दोस्त को ले जाते हुए देखती रह गई, वो कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में वो वहीं गिर रोने लगी। तभी अमित उसके पास आके बोलता है, देखा हमसे पंगा लेने का नतीजा। हमको मार के भागी थी ना तुम दोनों, आज तुम्हारी दोस्त अब जिंदगी भर भैया जी की गुलामी करेगी। मुझे तो बहुत सुकून मिलेगा, बहुत मारा है उसने मुझे। अब भैया जी जब उसे सताएंगे तो मेरा बदला ऐसे ही पूरा हो जाएगा। और रही बात तेरी, तो
तुम तो अपनी दोस्त को ऐसे गुलामी की जंजीर में देखेगी डली, उसे तकलीफों में देखेगी, हर वक्त उसे दर्द सहते देखेगी तो तुम भी तड़पेगी और तुझे तड़पता हुआ देख मुझे कितना सुकून मिलेगा बता नहीं सकता। ये बोल वापस से खड़े होकर अमित हंसने लगता है। अमित की ऐसी बात सुन नैना भी खड़ी हो जाती है और बोलती है, लगता है तुम खुद को भगवान समझने लगे हो। तुझे पता नहीं कि जब वो अपनी चक्की घुमाता है तो अच्छे अच्छे उसमें पिसा जाते हैं, तो फिर तुम क्या चीज हो। माना आज मेरी दोस्त के साथ गलत हुआ, पर याद रख जब वो अपने नजर तुझ पे डालेगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। नैना की ऐसी बातें सुन अमित बोलता है, मैं तो डर गया, मुझे माफ कर दो, अब मुझसे नहीं होगी ऐसी गलती। फिर और डरने का एक्टिंग करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अपना ये परवचन बचा के रख, आगे काम आएगा। जब तेरी दोस्त वहाँ भैया की गुलामी करेगी तो तुम भगवान को याद करना और उसे बोलना कि अपनी चक्की घुमाए। फिर अमित सबको इशारा करता है, चलो रे, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। नैना वही भगवान की तरफ होके रोने लगती है और बोलती है, देख रहे हो यहाँ इंसान की कोई कदर ही नहीं है, सब खुद को ही भगवान समझने लगे हैं। अब आप ही बताइए भगवान, हम लोग क्या इन्हीं जुल्मों का शिकार होते रहे हमेशा। क्या गलती थी मेरी दोस्त की जो उसे ऐसा सजा मिला। उसने तो बस जो सही था वो बोला था, फिर क्यों भगवान उसके साथ ऐसा किया आपने। आज मेरी दोस्त अंदर से टूट गई थी, बिल्कुल ना कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ। अब जो भी हो जैसा भी हो तुझे उसकी मदद करनी होगी भगवान। वो उन जानवरों के हाथ में चली गई है, तुझे उसकी मदद करनी होगी, उसे उनके जुल्मों से बचाना होगा। बचपन से जो दर्द वो सह रही है वो काफी नहीं थी क्या, जो तूने उसे एक और दर्द दे दिया। अब दर्द दिया है तो साथ भी आपको ही देना होगा भगवान, और अगर आपने उसका साथ नहीं दिया, उसकी उन जानवरों से रक्षा नहीं की, तो मैं आपकी कभी पूजा नहीं करूंगी। और फिर नैना वहां से रोते हुए अपने घर आ जाती है। घर यूं खाली खाली देख उसे अपनी दोस्त की बहुत याद आती है, उसे हर जगह सोनी के साथ बिताए पल याद आते रहते हैं और बोलती है, जो भी पल मैंने तेरे साथ बिताए यार वो बहुत ही खास है मेरे लिए। अब तुम जहाँ भी रहे बस सलामत रहे, यही दुआ है मेरी। और वही पास में पड़ी सोनी की तस्वीर ले रोते हुए बैठ जाती है। इधर शान सोनी को जबरदस्ती अपने घर लेके आने लगता है। रास्ते में शान को बहुत प्यास लगता है तो वो किसी दुकान पर पहुंचकर अपनी गाड़ी को रोकता है और बाहर आके पानी खरीदने चले जाता है। सोनी को मौका मिला था कि वो भाग जाए, ये सोच वो गाड़ी से उतरकर भागने लगती है, पर शान उसे भागता देख लेता है और उसका पीछा करता है। सोनी बहुत कोशिश करती है उन लोगों से छिपकर भागने का, और ऐसे ही भागते हुए सोनी एक जंगल में पहुंच जाती है और वहीं पे बने पुराने ब्रिज के नीचे जाके छिप जाती है। शान और उसके चमचे सभी उसे ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाता है जिस ब्रिज के नीचे सोनी छिपी रहती है। उसी के ऊपर ये लोग सोनी को ढूंढते हैं और ना मिलने पर आगे बढ़ जाते हैं। सोनी को गाड़ी का आवाज सुनाई देता है तो उसे लगता है कि सब चले गए हैं और वो उस ब्रिज के नीचे से बाहर आती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है कि एक सांप उसके पैर के पास आ जाता है, जिसे देख वो घबरा जाती है और वो ऐसे ही शांत बिल्कुल खड़ी हो जाती है ताकि वो सांप आगे बढ़ जाए और वो भी जा पाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सोनी को ऐसे देख सांप भी उसके पास आने लगता है। सांप सोनी के बहुत करीब आ गया था और उसके पैर पे चने वाला ही होता है कि शान वहां आ सांप को डंडे के सहायता से दूर कर देता है और सोनी बच जाती है। सोनी सांप से तो बच जाती है पर शान से नहीं बच पाती और आखिरकार शान उसे ढूंढ ही लेता है और फिर उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाने के लिए ले जाने लगता है। सोनी अपने हाथ को शान से छुड़ा के जाने लगती है, शान भी उसे नहीं पकड़ता है। सोनी को बहुत आश्चर्य होता है कि वो जा रही है और शान उसे नहीं पकड़ रहा है, तो वो पीछे मुड़कर शान को देखती है, जिस पर शान उसे देख बोलता है, जाओ जाओ, कहाँ तक जा पाओगी, पर हाँ एक बात मेरी भी सुनते जाओ, अगर तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं गई, तुम मेरी गुलाम नहीं बनी और बार बार ऐसे भागने की कोशिश की, तो तुम्हारी जो प्यारी दोस्त और तुम्हारी एकलौती जान जो है ना, वो क्या नाम है उसका, हाँ याद आ गया, नैना, उसका क्या होगा मैं नहीं जानता। नैना, क्या किया तुम लोगों ने नैना के साथ, कहाँ है वो। अभी तक तो सुरक्षित है तुम्हारी दोस्त, पर आगे का नहीं पता अमित क्या करे उसके साथ। शान एक डेविल स्माइल के साथ ये बोलता है। क्या अमित, हाँ, अमित के कब्जे में है तुम्हारी दोस्त नैना, और शान इतना बोल जाने लगता है। शान ने ये बातें सिर्फ सोनी को डराने के लिए बोली थी, असल में तो नैना अमित के पास थी ही नहीं, वो तो अपने घर जा चुकी थी और अमित भी शान के पीछे वाली गाड़ी से आ रहा था। पर ये बात सोनी को नहीं पाता थी, तो शान उसे डराने के लिए उसकी दोस्त का नाम बोल देता है। शान को यूं जाता देख सोनी भाग के उसके पास जाती है और बोलती है, मेरी दोस्त को छोड़ दो, तुम घर लेके जाना चाहते हो ना मुझे, ठीक है मैं चलती हूँ, पर मेरे दोस्त को कुछ मत करो। तुम बोलो अपने दोस्त अमित को वो मेरी दोस्त को छोड़ दे, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में बनूंगी तुम्हारी गुलाम, पर मेरी दोस्त को छोड़ दो। ये बोलते बोलते सोनी वहीं बैठ शान के पैरों के नीचे रोने लगती है। ठीक है चलो घर, काफी लेट हो गया है, पहले मेरी दोस्त को छोड़ दो।
तभी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। सोनी के अंदर अभी भी ये अकड़ देख शान को रहा नहीं गया और वो सोनी के हाथ पकड़ते हुए कहता है, ऑर्डर सिर्फ मेरा होगा और फॉलो तुमको करना है। शान किसी का ऑर्डर नहीं सुनता बल्कि वो दूसरे को ऑर्डर देता है। अब चलो घर, तुम्हारी दोस्त ठीक रहेगी जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक, और अगर फिर से ऐसे भागने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है नहीं नहीं यहाँ पर। कुछ बोला क्या तुमने? तभी सोनी झट से अपनी बात बदल बोलती है, नहीं तो अच्छी बात है, अब बोलना भी नहीं है, कुछ बस सुनना है और उसे फॉलो करना है। तो आज से तुम अपनी ये दोनों कान खुली रखो और ये मुंह बंद। ये सारी बातें बोल शान अपनी कार की तरफ जाने लगता है। सोनी भी अपनी दोस्त की जान के लिए शान के साथ जाने को तैयार हो जाती है और जाके गाड़ी में बैठ जाती है। शान भी गाड़ी में बैठ ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहता है। सोनी बस मन ही मन में अपनी दोस्त के लिए सोच के और अपने इस जिंदगी की सोच के रोई जो रही थी। सोनी को रोता देख शान से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, अभी से रोना शुरू? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। तुमने शान का मजाक बनाया, अब शान तुम्हारी जिंदगी का मजाक बना देगा। शान सोनी का हाथ पकड़ अपने घर के अंदर ले जाने लगता है और उसे बोल देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसकी सबसे प्यारी दोस्त नैना का वो जो हाल करेगा वो सोच भी नहीं सकती है, जिससे सोनी काफी डर जाती है और शान की तरफ देख के बोलती है, तुम सच में जानवर हो गए हो इन गुंडों के बीच रह रह कर। अब जो भी तुम्हें लगे, अब रहना तो तुम्हें यही है इन जानवर की गुलामी करके ही। और हाँ, याद रखना मेरे घर से भागने की बिल्कुल सोचना भी नहीं, नहीं तो तेरी दोस्त। ये सुन सोनी सहम सी जाती है और शान के साथ अंदर आने लगती है। जैसे ही वो घर के दरवाजे पे जाता है उसकी माँ अरुणा जी उसे दरवाजे पर देख लेती है। अरुणा जी सोनी को देख के पहचान जाती है कि वो वही लड़की है जिसे उसने उस दिन शान से बचाया था, पर आज वो यहाँ, बात क्या है ये सोच वो जल्दी से दरवाजे पे जाती है और शान से पूछती है, ये क्या है शान? ये लड़की, ये तो वही है ना जिसे तुम, और इसके माथे पे सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, क्या है ये सब? माँ जो भी है आज से ये यही रहेगी हम लोगों के साथ, घर का सारा काम करेगी, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, बस ऑर्डर देना है तुम्हें, मैंने इससे शादी कर ली है। ये क्या बोल रहा है तू शान? शादी, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए? शान काफी गुस्से में था और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता था, ये बात अरुणा जी को अच्छे से पता थी। वो समझ गई कि उस दिन का बदला लेने के लिए वो जबरदस्ती इस लड़की से शादी कर इसे घर ले आया है। अरुणा जी ने शान को डांटा पर शान किसी को कुछ बोले बिना बस अपने कमरे में चला गया और सोनी को वही दरवाजे पर खड़ा छोड़ दिया। अरुणा जी ने उसे अंदर लाते हुए एक सोफे पे बिठा कर उसे पानी दिया और उससे पूछी कि वो यहाँ क्यों आए हैं। क्या हुआ बोलो बेटा, शान ने कुछ किया क्या? बताओ मुझे, तुमने शान से शादी कर ली या फिर शान ने? शान को तो मैं अभी बताती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप मत बोलो उसे कुछ, नहीं तो वो मेरी। क्या क्या बात है बेटा, तुम डरी क्यों हो इतना? आखिर मुझे भी बताओ कोई कुछ, शान तो कब क्या करता है कुछ पता ही नहीं होता है। अरुणा बार बार सोनी से पूछे जा रही थी इसीलिए वो बोल पड़ी, उस दिन मार्केट में मैंने आपको कुछ बोल दिया था, उसी का बदला लेने के लिए उसने मेरे साथ ये शादी की, जबकि मैं उसके लिए कितनी बार माफी भी मांग चुकी थी। लेकिन ये बात आपके बेटे को समझ नहीं आती है, मेरे साथ जबरदस्ती की शादी कर मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।